हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक जानदार सवाल मैंने आपसे पूछा था और मैंने कहा था कि हम थोरोली डिस्कस करेंगे इस सवाल को। ये सवाल काफ़ी शानदार है और कई तरह के एग्जाम में आता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर और कुछ ज़बरदस्त बातें आज हम लोग करेंगे। ये आपने जरूर पढ़ा होगा इसके बारे में। ये रिडक्शन है सिंपल साइक्लिक जो सिस्टम होते हैं, रिजिड साइक्लिक सिस्टम्स जो होते हैं, जो कॉन्फॉर्मेशनली लॉक्ड साइक्लिक सिस्टम होते हैं, उनमें ये रिडक्शन कैसे होती है वो हम आज सीखेंगे। और आपको ये जो सवाल मैंने दिया, इसके साथ एक सवाल और भी दिया था, उसका भी मैं आपको कमाल का खेला बताऊंगा। ये मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर जो भी रिडक्शन होता है, अच्छा यहाँ पर ऐसा था क्या, हाँ, इसका जब भी रिडक्शन होता है तो कभी सिन बनते हैं, सिन एल्कोहल बनते हैं, और कभी ट्रांस एल्कोहल बनते हैं, अपोजिट वाले बनते हैं। कब ऐसा होता है, कब सिन बनेंगे, कब अपोजिट बनेंगे, दोस्तों यही आज हम सीखेंगे। और इसमें जो बेहतरीन रोल प्ले करते हैं कई फैक्टर्स, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो कई बार आप कहते हैं सर एक्सियल अटैक हो जाएगा, एक्सियल अटैक, और एक्सियल अटैक होगा तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में न्यूक्लियोफाइल हाइड्राइड डिलीवरी यहां से होगी और OH आपका यहां बन जाएगा, मतलब इक्विटोरियल प्रोडक्ट बनेगा, इक्विटोरियल प्रोडक्ट। और अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट को, ये क्या है, ये सोडियम बोरोहाइड्रेट रिड्यूसिंग एजेंट ही है, अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट को बल्कियर बना दूं, बल्की स्टेरिकली डिमांडिंग बना दूं, तो फिर ऐसे में एक्सियल अटैक कम होते हैं, इक्विटोरियल अटैक ज्यादा होते हैं, और ऐसे में एक्सियल एल्कोहल बन जाता है। ये सब हमने खूब देखा है, एक्सियल एल्कोहल बन जाएगा। लेकिन अगर स्टेरिकली अनडिमांडिंग रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब छोटे वाले ऐसे वाले अगर रिड्यूसिंग एजेंट हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टाइप के, इस तरह के अगर रिड्यूसिंग एजेंट हैं, तो फिर एक्सियल अटैक क्यों हो रहे हैं, हर बार इक्विटोरियल अटैक क्यों नहीं हो रहे हैं, जबकि इक्विटोरियल जो पोजीशन होती है, ये वाला जो एरिया, ये बहुत ज्यादा स्पेसियल है, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा स्पेस है, अनगिनत स्पेस है, और यहाँ से तो न्यूक्लियोफाइल का आना बहुत आसान है। तो फिर ऐसे में तो हमेशा यहीं से अटैक होने चाहिए। ये बार हाइड्राइड यहां से क्यों आना चाहता है, यहां से क्यों आ जाता है जब रिड्यूसिंग एजेंट छोटे होते हैं। तो दोस्तों, आज इसी का खेला मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, और ये आपने बहुत सी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, बहुत सी कोचिंग क्लासेस में भी आपने इसके रीजंस पढ़े होंगे, लेकिन आज जो मैं रीजंस आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये रीजंस आपने पक्का ही नहीं पढ़े होंगे। मैं कमाल की बातें आपको एक्सप्लेन करूंगा, और इसको एक्सप्लेन करूंगा साइक्लिक इफेक्ट से। साइक्लिक इफेक्ट ये क्या होता है, आज इसको भी सीख लेंगे। अरे आज इलेक्शन है ना, इसलिए लोगों को चैन नहीं है, बाहर तो बहुत ज्यादा भीड़ है और सीटी मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मतलब लोगों में एकदम अक्ल है ही नहीं, तो नाम की चीज नहीं है। चलिए दोस्तों, खेल स्टार्ट हो गया। स्टीरियो सेलेक्टिविटी का खेल है। स्टीरियो सेलेक्टिविटी मतलब जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो उस साइक्लो हेक्सेनॉन के किस फेस से आएगा, ये जो साइक्लोहेक्सेनॉन है, इसके कौन से फेस से हाइड्राइड की डिलीवरी होगी, इस फेस से डिलीवरी होगी या फिर इस फेस से डिलीवरी होगी। स्टीरियो सेलेक्टिविटी का आज खेल हम समझ जाएंगे, आज सब कुछ जान जाएंगे दोस्तों। चलिए दिल थाम के आप बैठ जाइए। आज मैं आपको 4 फैक्टर्स से एक्सप्लेन करने वाला हूं, गजब की बात बता देने वाला हूं, कैसे साइक्लोप्रोपेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉन सिस्टम में किस तरह से रिडक्शन होते हैं, आज मैं वही डिस्कस करूंगा। अरे यार आइसक्रीम वाले जल्दी निकल जाए यार। चलिए दोस्तों, कमाल की बात है। वैसे ही एक तो आवाज इसमें इतनी गूंजती, और दूसरा ये आइसक्रीम वाले और ये बाइक वाले, इन्होंने जिंदगी हराम कर रखी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वो खेला। दरअसल जब भी कभी इस तरह के साइक्लोहेक्सेनॉन टाइप के सिस्टम्स में, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है और आप जानते हैं ये हमेशा ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है, और इसके लिए हमेशा ये इक्विटोरियल पे रहना चाहता है, ये हमेशा इक्विटोरियल पे रहकर इस कॉन्फॉर्मेशन को लॉक कर देता है। कॉन्फॉर्मेशनली लॉक्ड सिस्टम है ये। और ऐसे में चलिए अब खेल स्टार्ट करते हैं। 4 फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कब एक्सियल एल्कोहल प्रीडोमिनेंट फॉर्म, मेजर फॉर्म में बनेगा, और कब इक्विटोरियल अटैक होकर एक्सियल एल्कोहल प्रीडोमिनेंट फॉर्म में बनेगा। चलिए यही 4 फैक्टर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये हैं वो 4 फैक्टर्स। चलते हैं, करते हैं इनकी बातें। सबसे पहले
सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जब भी कभी आप इस साइक्लोहेक्सेनॉन टाइप के सिस्टम में इसमें जब भी कभी रिड्यूसिंग एजेंट इस पर अटैक करने आएगा तो अटैक कहां करेगा, अटैक कहां करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की भरमार है, जिनके पास वो लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉनों की भरमार है, और ऐसे में वो अटैक कहां करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर। मतलब ऐसा सेंटर जो इलेक्ट्रॉनों के लिए तरस रहा है, इलेक्ट्रॉनों के लिए मरा जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगी वही होते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पर, इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो कहां से अटैक करेगा, ऊपर से करेगा या नीचे से करेगा, नहीं बता सकते। ये 4 फैक्टर्स देखने पड़ेंगे तभी बता पाएंगे। तो पहला फैक्टर कौन सा है, ईज ऑफ अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहां पर अगर अटैक आपको करवाना है तो वो एक्सियली अटैक होगा या इक्वेटोरियल अटैक होगा। पहले तो आप ये देखिए कि ईज ऑफ अटैक, कहां से न्यूक्लियोफाइल का आना आसान है, यहां से, यहां इस एक्सियल डायरेक्शन से आना आसान है या फिर इक्वेटोरियल डायरेक्शन से आना आसान है। तो मैंने अभी आपको बताया कि इक्वेटोरियल डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान होता है, तो हमेशा फिर इक्वेटोरियल होने चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत से फैक्टर्स आपको वो भी देखने होंगे। तो सबसे पहले आप ईज ऑफ अप्रोच देखेंगे, ईज ऑफ अप्रोच कहां से आप कार्बोनिल को आसानी से अटैक कर सकते हैं। दूसरा, जबरदस्त एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। अगर न्यूक्लियोफाइल अपने लोन पेयर के साथ आ रहा है, अपने उस लोब के साथ आ रहा है, तो उस लोब को इंटरेक्ट भी करवाएगा, किससे, इस कार्बोनिल के ल्यूमो से। ये जो कार्बोनिल है इसके ल्यूमो से इंटरेक्ट भी करवाएगा ये न्यूक्लियोफाइल अपने ऑर्बिटल को। तो यहां पर आपको देखना होगा कि जो ल्यूमो है इस कार्बोनिल का, ये जो ल्यूमो है, ये जो कार्बोनिल है इसका जो ल्यूमो है वो कहां पर ज्यादा अवेलेबल है। मतलब अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आया तो कार्बोनिल पर, यहां पर ये जो ल्यूमो पड़ा हुआ है, इस ल्यूमो का बड़ा लोब कहां पर है, एक्सियल पर बड़ा लोब पड़ा है या इक्वेटोरियल पे बड़ा लोब पड़ा है, क्योंकि जहां बड़ा लोब होगा वहां पर ओवरलैपिंग जबरदस्त हो पाएंगी। तो फिर ऐसे में आपको ये देखना पड़ेगा कि इस ल्यूमो का बड़ा लोब कहां पर है, कौन से फेस पर बड़ा लोब है ल्यूमो का। तो सबसे पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तीसरा, जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, मतलब अगर आप इस साइक्लोहेक्सेनॉन में एक्सियली अटैक करवाएं या फिर इक्वेटोरियली अटैक करवाएं, तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनती हैं दोनों ही केस में उन ट्रांजिशन स्टेट्स का नेचर कैसा है, कैसी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, क्या स्टैगर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनेगी या फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और हम जानते हैं अगर स्टैगर्ड ट्रांजिशन स्टेट बन रही है तो फिर मजे ही मजे है, वहां पर तो क्या होगा, टॉर्सियोनल स्ट्रेन नहीं होंगे, कम होंगे। और अगर इक्लिप्स्ड ट्रांजिशन स्टेट बन रही है अटैक होने से, तो फिर ऐसे में वो ट्रांजिशन स्टेट हाई एनर्जी की हो जाएगी और अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी होगी। और अंत में स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ये तो बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन स्टेट जो आपकी बन रही है वो कितनी स्टेबल है ये तो आपको जरूर जान लेना होगा। अगर आपके बनने वाली ट्रांजिशन स्टेट लेस स्टेबल है, कम स्टेबल है, उसमें स्टेरिक स्ट्रेन, टॉर्सियोनल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में वो बहुत हाई एनर्जी की होगी और रिएक्शंस बहुत स्लो होंगे। तो फिर आपको स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट भी देख लेना होगा, जिसे मैं एक्सप्लेन करूंगा साइक्लिक इफेक्ट से। चलिए दोस्तों, ये तो वो 4 फैक्टर्स थे जिनको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्कस करेंगे, सिलसिलेवार तरीके से डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्यों स्टेरिकली अनडिमांडिंग न्यूक्लियोफाइल्स के केस में एक्सियल अटैक प्रिफरेबली होता है और इक्वेटोरियल एल्कोहल बनता है, और क्यों बल्कियर न्यूक्लियोफाइल्स के साथ इक्वेटोरियल अटैक होकर एक्सियल एल्कोहल्स प्रीडोमिनेंट फॉर्म में बनते हैं। चलिए अब चर्चाएं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर लेता हूं, ईज ऑफ अप्रोच। अप्रोच कहां से आसानी से हो जाता है, किससे, किस डायरेक्शन से अगर आप उस कार्बोनिल पर कूदे तो आप आसानी से कूद पाएंगे, किस डायरेक्शन से उस कार्बोनिल को अप्रोच करना आसान है वही सीखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और सीख लेते हैं। क्या आपने टॉर्सियोनल स्ट्रेन का नाम सुना है? टॉर्सियोनल स्ट्रेन ये क्या होता है भाई? टॉर्सियोनल स्ट्रेन का नाम आप जानते हैं क्या? टॉर्सियोनल स्ट्रेन क्या होता है और स्टेरिक स्ट्रेन क्या होता है, आपको बस इतना पता होना चाहिए। अगर आपको ये दोनों बातें पता है, टॉर्सियोनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन के बारे में ये क्या होते हैं, अगर आपको इतना ही पता है तो आप खेलने की कोई दिक्कत नहीं है। टॉर्सियोनल स्ट्रेन का मतलब होता है जब भी कभी किसी कॉन्फॉर्मेशन में इक्लिप्स्ड बॉन्ड हो जाए, बॉन्ड आपस में इक्लिप्स्ड फॉर्म में आ जाए, इक्लिप्स्ड रिलेशन में आ जाए, मतलब एक दूसरे को बिल्कुल छुपा लें। ऐसे जैसे इसका बहुत आसान सा जो केस है वो ईथेन वाला केस है। ईथेन वाला केस आपने इसका पढ़ा भी होगा, बहुत आसान से आप इसे पढ़ सकते हैं। ईथेन वाला केस है। ईथेन में क्या होता है, सिंपल कुछ नहीं है। आप ईथेन का अगर आप प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाए तो वो इस तरह का होता है,
इस तरह का, और जो सामने वाले होते हैं वो भी ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये क्या है, ये एक दूसरे के, यहाँ पर जो डाइहेड्रल एंगल है, डाइहेड्रल एंगल 0 है, डाइहेड्रल एंगल 0। तो ये जो दोनों हाइड्रोजन है वो एक दूसरे को इक्लिप्स कर रहे हैं, इक्लिप्स। और जब ये इक्लिप्स करते हैं तो दोस्तों ऐसे में कमाल हो जाता है। होता क्या है, होता ये है कि अगर मैं यहाँ बात करूँ ना, यहाँ पर अगर बात करूँ, यहाँ पर इस CH बॉन्ड की बात करूँ, CH बॉन्ड की, तो इस CH बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर है और सामने वाला जो CH बॉन्ड है उसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर है। और अगर ये आमने सामने ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, एक दूसरे को अगर इन्होंने ढक लिया, तो फिर ऐसे में ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है ये बहुत पास आ जाएंगे। CH बॉन्ड के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर बेहद करीब होंगे और ऐसे में इनके बीच जबरदस्त रिपल्सन होगा। और इसी रिपल्सन को, जो कि इक्लिप्स कन्फर्मेशन में होता है, इसी रिपल्सन को आप टॉर्सियोनल स्ट्रेन बोलते हैं। आपको मेरी बातें समझ में आई? मैंने क्या कहा, मैंने सिंपल कहा, जब भी कोई आप कॉन्फर्मेशन बनाए, उस कॉन्फर्मेशन में अगर बॉन्ड इक्लिप्स्ड फॉर्म में है तो फिर ऐसे में उन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच रिपल्सन होंगे और इस तरह के रिपल्सन्स को आप टॉर्सियोनल स्ट्रेन बोलते हैं। आया आपको समझ में? आपको मेरी बातें समझ में आ गई? ये होता है टॉर्सियोनल स्ट्रेन। दूसरा स्टेरिक स्ट्रेन की बात करते हैं और फिर इनकी बात करेंगे। स्टेरिक स्ट्रेन क्या होता है? स्टेरिक स्ट्रेन सर कुछ नहीं है, बहुत आसान सी बात है। होता ही है, जब भी कभी ये नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन है, नॉन बॉन्डेड इंटरेक्शन भी आप इसे बोलते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो दोनों एटम है वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में नहीं है। बॉन्डिंग मतलब उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ है, उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन फिर इंटरेक्शन हो कैसे रहे हैं? इंटरेक्शन हो रहे हैं, सिंपल है। आपने वैन वाल रेडियाई का नाम सुना होगा, हर एक एटम का एक वैन वाल रेडियाई होता है। तो ऐसे में जब भी दो एटम मान लीजिए एटम A एटम B है, ठीक है, इनका कुछ वैन डर वाल रेडियाई होगा, इनका कुछ वैन डर वाल रेडियाई होगा। मान लीजिए इसका वैन डर वाल रेडियाई है, ये इसका वैन डर वाल रेडियाई है जिसे मैं RA से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये इसका वैन डर वाल रेडियाई है जिसे मैं RB से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? RA प्लस RB के बीच का डिस्टेंस हो गया, RA प्लस RB इनके बीच का डिस्टेंस हो गया। अगर ये इससे और पास आ जाए तो फिर ऐसे में इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में रिपल्सन होगा। उसी रिपल्सन को आप स्टेरिक स्ट्रेन बोलते हैं। तो दोस्तों स्टेरिक स्ट्रेन आता कहां है, टॉर्सियोनल स्ट्रेन आएगा कहां, यही मैं बात करूंगा, यही हम चर्चा करेंगे। कहां आ सकता है ये? जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल से इंटरेक्ट करने आ रहा होगा तभी तो इस तरह का टॉर्सियोनल स्ट्रेन जनरेट हो सकता है या फिर स्टेरिक स्ट्रेन जनरेट हो सकता है। इसी की ही तो चर्चा करनी है कि अगर कार्बोनिल पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, चाहे एक्सियली करे चाहे इक्वेटोरियली करे, क्या इस तरह के स्ट्रेन जनरेट हो रहे हैं क्या? और अगर हो रहे हैं तो फिर आपको इनका रिलेटिव बैलेंस देखना पड़ेगा। अगर टॉर्सियोनल स्ट्रेन स्टेरिक स्ट्रेन से ज्यादा हो जाए तो फिर ऐसे में प्रेफरेंशियली एक्सियल अटैक होते हैं और इक्वेटोरियल एल्कोहल बनता है, यही मेजर बनता है। यही कब जब टॉर्सियोनल स्ट्रेन ज्यादा हो जाए। लेकिन टॉर्सियोनल स्ट्रेन कैसे जनरेट होते हैं? जब इस CO के पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आता है तो टॉर्सियोनल स्ट्रेन जनरेट कैसे होंगे, स्टेरिक स्ट्रेन जनरेट कैसे होंगे, यह भी मैं डिस्कस करूंगा। ये तो आप एक बार सुपरफिशियल नॉलेज ले लीजिए। तो सिंपल मैं आपको बता रहा हूं कि दो तरह के स्ट्रेन, जब न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल पे अटैक करेगा तो दो तरह के स्ट्रेन आपको दिखेंगे, दो तरह के स्ट्रेन जनरेट होते हुए आपको दिखेंगे। और अगर टॉर्सियोनल स्ट्रेन ज्यादा है स्टेरिक स्ट्रेन से तो फिर ऐसे में एक्सियल अटैक होंगे, इक्वेटोरियल एल्कोहल बनेगा। और अगर स्टेरिक स्ट्रेन ज्यादा है, जैसा कि स्टेरिकली डिमांडिंग बल्कियर न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप्स में होता है, तो हम कह रहे थे, मैं कह रहा था शुरू में, मैं कह रहा था स्टेरिकली बल्की एल सेलेक्टराइड स्टेरिकली बल्की ग्रुप है। यहां पर क्या होगा, यहां पर ऐसे केस में स्टेरिक स्ट्रेन ज्यादा होगा टॉर्सियोनल स्ट्रेन से, और फिर ऐसे में इक्वेटोरियल अटैक होंगे और एक्सियल एल्कोहल बनेगा। ये बात मैं आपको सुपरफिशियली बता रहा हूं। अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा टॉर्सियोनल स्ट्रेन कैसे जनरेट होते हैं, स्टेरिक स्ट्रेन कहां से आते हैं। ये मैंने आपको बता दिया टॉर्सियोनल स्ट्रेन होता क्या है, तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब आप ये पूछेंगे ना सर, ठीक है सर आप ये सब तो यहाँ डिस्कस कर रहे हो, आपने टॉर्सियोनल स्ट्रेन बताया, आपने स्टेरिक स्ट्रेन बताया, आप ये तो बताइए कि ये जनरेट कैसे हो रहे हैं। यहाँ पर इस न्यूक्लियोफिलिक अटैक से कार्बोनिल में न्यूक्लियोफिलिक का अटैक हो रहा है, तो फिर वो स्ट्रेन जनरेट हो कैसे रहे हैं, ये तो बताइए। तो यही बता रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम सीख रहे हैं कि जो ईज ऑफ अटैक है, ईज ऑफ अप्रोच को सीखना चाह रहे हैं। ईज ऑफ अप्रोच से आपको समझ में आएगा कि कहां से अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल पर आसानी से पहुंच सकता है।
किस डायरेक्शन से, एक्सियल डायरेक्शन से आसानी से पहुंच सकता है या इक्वेटोरियल डायरेक्शन से आसानी से पहुंच सकता है। मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि यहां पर ये कार्बोनिल पड़ा हुआ है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये यहां पे फिक्स है, यहां से अगर अटैक हो रहा है और ऐसे मैं कर रहा हूं तो ये भी मैं दिखा दूंगा आपको, ये बुर्जी डुनिट्ज ट्रैजेक्टरी इसको बोलते हैं, जिसमें 160 डिग्री एंगल से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है अपने लोन पेयर के साथ। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कहां पर पाई स्टार ल्यूमो ऑफ CO बॉन्ड। ये आपने पढ़ा होगा बुर्जी डुनिट्ज ट्रैजेक्टरी, आपने पढ़ा होगा पक्का। 90 डिग्री से नहीं आता, 160 से आता है, 90 डिग्री से आएगा तो फिर वहां पर क्या होगा, वहां पर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों की इंटरेक्शन जबरदस्त हो जाएगी। अरे ये ल्यूमो है ना, ल्यूमो तो एक भरा हुआ है और ये देखिए तो यहाँ पर एक के साथ तो बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगी और दूसरे के साथ एंटी बॉन्डिंग हो जाएगी, इसलिए 90 से नहीं आता, 160 से आता है, सो दैट इसके साथ बेहतरीन ओवरलैप करता है, इस लोब के साथ जबरदस्त इंटरेक्शन कर रहा है, इसलिए 160 से आता है। ये सब आपने पढ़ा होगा, ये मेरी बातें नहीं है। तो सिंपल अगर मैं बताऊं ईज ऑफ अप्रोच, कहां से न्यूक्लियोफाइल आसानी से आ जाएगा, क्या वो एक्सियली आसानी से आएगा या फिर इक्वेटोरियली आसानी से आएगा, इसी के लिए मैंने अभी एक्सप्लेन किया टॉर्सियोनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन। अगर मैं इस न्यूक्लियोफाइल को एक्सियली लेकर आऊं, ये एक्सियल अटैक है, एक्सियली लेकर आऊं तो फिर इसको इस तरह से आना पड़ेगा, इस तरह से 90 डिग्री तो ये हो गया ना यार, इस तरह से इसको आना पड़ेगा। और अगर इस तरह से ये आएगा तो फिर ऐसे में ये जो न्यूक्लियोफाइल है और ये जो R ग्रुप लगे हुए हैं, ये क्या है, C3 और C5 है। C3 पर जो R ग्रुप लगे हुए हैं, ये हाइड्रोजन भी हो सकता है और भी कुछ हो सकते हैं, ठीक है। ये जो ग्रुप लगे हुए हैं इनके बीच में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसका जो वैन डेर वाल्स रेडियाई है और इनके जो वैन डेर वाल्स रेडियाई है ना दोस्तों, उसका जो सम है उससे कम डिस्टेंस हो जाता है, उससे कम डिस्टेंस पे ये आ जाते हैं और ऐसे में इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड रेपल करते हैं और स्टेरिक स्ट्रेन जनरेट होता है। आपको मेरी बात समझ में आई? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर जो हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, हाइड्रोजन अपना एक स्पेस दे रखा है, इसने इस हाइड्रोजन ने भी अपना एक स्पेस दे रखा है, न्यूक्लियोफाइल ऐसे आ रहा है, तो अगर मैं इन तीनों का ये जो स्पेस है, इस स्पेस की वॉल्यूम निकालूं और इन तीनों के वैन डेर वाल्स रेडियाई निकालूं, तो वैन डेर वाल्स रेडियाई ज्यादा है तो फिर ऐसे में क्या होगा, इसका आना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस न्यूक्लियोफाइल का, और ऐसे में इसके आने, इसका जो अप्रोच हो जाएगा वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। और अगर अप्रोच रिस्ट्रिक्टेड है तो ये यहां से नहीं आ पाएगा, यहां से ये फेवरेबल ओवरलैप नहीं कर पाएगा, इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा और ऐसे में रिडक्शंस बहुत वीक हो जाएंगे, रिडक्शन बहुत स्लो हो जाएंगे, रिडक्शंस रिलेक्टेंट हो जाएंगे। और दूसरा वाला अगर केस ले, अगर वो वैन डेर वाल्स रेडियाई कम है तो फिर ऐसे में जो स्पेस अवेलेबल है न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच के लिए, वो स्पेस खूब अवेलेबल है और न्यूक्लियोफाइल बहुत आसानी से अप्रोच कर जाएगा और फिर यहां पर रिडक्शंस बहुत आसानी से हो जाएंगे, एक्सियली रिडक्शंस होंगे और फिर आपके पास इक्वेटोरियल अल्कोहल आपको देखने को मिलेंगे। तो मतलब मैं अगर ईज ऑफ अप्रोच की बात करूं तो यहां पर आपको देखना पड़ रहा है, क्या देखना पड़ रहा है कि जो अप्रोच हो पा रही है, वो जो अप्रोच है, अप्रोच के लिए जो अवेलेबल वॉल्यूम है और जो वैन डेर वाल्स रेडियाई है, उस वैन डेर वाल्स रेडियाई की वजह से जो रिस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम है आपको उनका कंपैरिजन करना पड़ रहा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा जब आप एक्सियली अटैक करवाते हैं। लेकिन अगर आप इक्वेटोरियली अटैक करवा रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जब ये आ रहा है तो इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इनके जो वैन डेर वाल्स रेडियाई है, वो आपस में आपको कंपेयर करना पड़ेगा, आपस में आपको देखना पड़ेगा। और अगर जो मैंने दो सिचुएशंस बोली, दो सिचुएशंस में अगर ये वैन डेर वाल्स रेडियाई ज्यादा है और स्पेस कम अवेलेबल है तो फिर ऐसे में इसका अप्रोच नहीं हो पाएगा और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे और ऐसे में स्टेरिक स्ट्रेन जनरेट होगा। मैंने लिख भी दिया है, स्टेरिक स्ट्रेन यहां जनरेट इस तरह से होता है। समझ गए आप मेरी बात? तो न्यूक्लियोफाइल अगर एक्सियली अप्रोच करता है और न्यूक्लियोफाइल बहुत बल्की है तो स्टेरिक स्ट्रेन को जन्म देता है। ये हो गया पहला केस। अगर मैं यहां पर बात करूं इक्वेटोरियल अटैक की बात करूं तो दोस्तों इक्वेटोरियल अटैक में क्या होगा, इक्वेटोरियल अटैक में तो आपको देख रहे हैं ना, क्योंकि यहां से अगर अप्रोच कर पा रहा तो स्पेस से भी अप्रोच कर सकता है और नीचे से अगर अप्रोच करेगा तो यहां पर भी 160 डिग्री एंगल पे ही अप्रोच करता है, सो दैट कि न्यूक्लियोफाइल और पाई स्टार ल्यूमो के बीच में एक बेहतरीन ओवरलैप हो पाए, इनके जो लोब्स हैं वो बेहतरीन इंटरेक्ट कर पाए। तो आपको ये देखना पड़ेगा। लेकिन यहां पर भी दोस्तों कमाल है, जब यहां से न्यूक्लियोफाइल आता है ना इक्वेटोरियल डायरेक्शन से, तो फिर ऐसे में क्या होता है ना, ऐसे में जब ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा तो फिर ये वाला जो R1 ग्रुप है और R2 ग्रुप है, इनके साथ ये पैरेलल में होगा। क्या बोला मैं क्या बोला? मैं बोला कि ये जो नीचे आपके ये जो 1 2 3 4 5 6
C5 C3 की बात हमने यहां पर करी एक्सियल अप्रोच में। अब मैं C2 और C6 की बात कर रहा हूं इक्वेटोरियल अटैक में। जब इक्वेटोरियल न्यूक्लियोफाइल आएगा तो फिर ऐसे में जो C2 पर और जो C6 है इस पर जो ग्रुप लगे होंगे, इस पर ये जो ग्रुप लगे हुए हैं R1 R2, दरअसल इनके साथ ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, पैरेलल में होगा, पैरेलल में। और पैरेलल में होता है तो मैंने आपको बताया था, पैरेलल में अगर दो बॉन्ड हो गए एक दूसरे के पीछे, अगर दो बॉन्ड छिप गए तो फिर ऐसे में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच रिपल्सन टॉर्सियोनल स्ट्रेन, मतलब अगर यहां से आए तो फिर स्टेरिक स्ट्रेन और अगर यहां से आए तो टॉर्सियोनल स्ट्रेन। यही तो मैंने बोला था पिछले वाली स्लाइड में, याद करो ये मैंने बोला था। टॉर्सियोनल स्ट्रेन अगर ज्यादा है, टॉर्सियोनल स्ट्रेन ज्यादा है, नीचे से आ रहा था टॉर्सियोनल स्ट्रेन, नीचे से टॉर्सियोनल स्ट्रेन आ रहा था, अरे यार कहां गया वो, नीचे से टॉर्सियोनल स्ट्रेन आ रहा था, नीचे से टॉर्सियोनल स्ट्रेन, ये रहा ये टॉर्सियोनल स्ट्रेन नीचे से जब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता था, इक्वेटोरियल अप्रोच करता था तो टॉर्सियोनल स्ट्रेन आ रहा था। तो फिर अगर टॉर्सियोनल स्ट्रेन ज्यादा है, अगर टॉर्सियोनल स्ट्रेन ज्यादा है स्टेरिक स्ट्रेन से, तो फिर स्टेरिक स्ट्रेन क्या होगा, स्टेरिक स्ट्रेन जीतेगा, स्टेरिक स्ट्रेन जीतेगा। अरे टॉर्सियोनल स्ट्रेन तो ज्यादा हो गया ना यार, तो स्टेरिक स्ट्रेन जीतेगा। स्टेरिक स्ट्रेन कब जीतता है, स्टेरिक स्ट्रेन जीतने वाला केस कौन सा है, जब एक्सियली अटैक हो। अरे स्टेरिक स्ट्रेन जीतने वाला केस कौन सा है, जब एक्सियली अटैक हो। समझ गए आपकी बात। तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, सर टॉर्सियोनल स्ट्रेन ज्यादा थी, मतलब जब न्यूक्लियोफाइल नीचे से आता था ना, इक्वेटोरियली आता था ना, तो टॉर्सियोनल स्ट्रेन बहुत ज्यादा थे। इससे अच्छा तो ये है कि ऊपर से वो आ जाए, ऊपर से स्टेरिक स्ट्रेन उसे कम मिल रहे हैं तो फिर वो ऊपर से आना पसंद करेगा, एक्सियली अटैक पसंद करेगा और इक्वेटोरियल बनाएगा। आई आपको मेरी बात समझ में। और अगर दूसरा केस उल्टा हो जाए, स्टेरिक स्ट्रेन ऊपर से अगर आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, बहुत मोटा है, बहुत मोटा ताजा बल्कि ग्रुप है, ऊपर से आ रहा है, एलिस सेलेक्ट्राइड टाइप का ग्रुप है, ऊपर से आ रहा है, स्टेरिक स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, तो फिर ऐसे में वो कहेगा भैया ऊपर से नहीं आऊंगा, ऊपर से नहीं आऊंगा तो मैं नीचे से ही आ जाऊंगा, यहां से आ जाऊंगा। टॉर्सियोनल स्ट्रेन कम है और टॉर्सियोनल स्ट्रेन अगर कम होंगे, अगर टॉर्सियोनल स्ट्रेन कम हुए स्टेरिक स्ट्रेन से, तो फिर नीचे से अटैक करना फायदेमंद होगा, इक्वेटोरियल अटैक होंगे और एक्सियल एल्कोहल बनेंगे। यही बात मैं आपको बताना चाहता था। आगे आपको मेरी बातें समझ में, आपको मेरी बातें ईज ऑफ अप्रोच समझ में आया, ईज ऑफ अप्रोच आपको समझ में आया। ईज ऑफ अप्रोच में आपको देखना पड़ेगा टॉर्सियोनल स्ट्रेन ज्यादा है या फिर स्टेरिक स्ट्रेन ज्यादा है। आगे आपको मेरी बातें समझ में आ गई। पहला केस मैंने डिस्कस कर दिया। दूसरा केस, सर हम इंटरेक्शन करवा रहे हैं किसका, न्यूक्लियोफाइल का और कार्बोनिल का। बहुत बढ़िया। न्यूक्लियोफाइल में क्या है इंटरेक्ट कराने के लिए, सर उसके पास एक लोब है, एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर का ना, न्यूक्लियोफाइल के पास एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर का लोब है जी। और अटैक किस पे करवा रहा है, सर CO पे करवा रहा हूं अटैक, तो इस पे करवा रहा हूं, इस पे। इसके पास क्या है, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर रखता हुआ एक ऑर्बिटल है, एक भरा हुआ ऑर्बिटल है, तो जाहिर सी बात है इसके पास खाली रहा होगा, तभी तो इंटरेक्शन हो पाएंगी। तो फिर ऐसे में इसके पास 5 स्टार LUMO है। तो अब आप कहोगे, अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि मुझे ये बताओ 5 स्टार LUMO क्या इस साइक्लोप्रोपेनॉन, इस सॉरी मैं बार-बार साइक्लोप्रोपेनॉन क्या आ रहा हूं, इस साइक्लोहेक्सेनॉन, जबकि साइक्लोहेक्सेनॉन मैंने कई बुक्स में सर्च किया और फिर भी प्रोपेनॉन से निकला। अब आप मुझे एक बहुत समझदारी वाला एक सवाल का उत्तर दीजिए। मुझे बताइए क्या यहाँ पर जो पाई स्टार अवेलेबल है वो पाई स्टार कैसा दिखता होगा, पाई स्टार दिखता कैसा होगा, सर ऐसा दिखता होगा। अरे आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन से तो बना होगा, p ऑर्बिटल के आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन से बना होगा। तो मुझे बताइए क्या यहाँ पर जो पाई स्टार अवेलेबल है वो उसके बराबर लोब दोनों डायरेक्शंस में अवेलेबल है क्या एक्सियल भी उसका उस पाई स्टार का उतना ही कोफिशिएंट अवेलेबल है क्या जितना कि उसका इक्वेटोरियल कोफिशिएंट अवेलेबल है। मतलब ये जो पाई स्टार ऑर्बिटल है ये दोनों ही फेजेस पर, एक्सियल फेज पर और इक्वेटोरियल फेज पर क्या इसके कोफिशिएंट इक्वल है क्या ये आइडल है क्या ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है क्या, मतलब ये जो प्लेन है ना, ये जो पाई वाला प्लेन है ना, क्या इसके अराउंड ये जो पाई स्टार है ये आइडियल है क्या, मतलब ये इसका जो लोब है उतना ही ऊपर अवेलेबल है उतना ही नीचे अवेलेबल है, ऐसा है क्या, या फिर ये डिस्टॉर्टेड पाई स्टार ऑर्बिटल है। डिस्टॉर्टेड का मतलब है इसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या दोनों फेसेस पर, मतलब ऊपर ये ज्यादा अवेलेबल है नीचे इसका छोटा लोब अवेलेबल है, ऐसा कुछ है क्या, या नीचे इसका बड़ा लोब अवेलेबल है, इस पाई स्टार का एक बड़ा लोब नीचे अवेलेबल है, ऊपर छोटा सा लोब अवेलेबल है, ऐसा कुछ है क्या, पहले तो आप मुझे ये बताइए।
आपको ये जानना होगा कि ये जो पाई स्टार ऑर्बिटल है ना, इसका कितना कोफिशिएंट एक्सियल पर अवेलेबल है, एक्सियल इंटरेक्शन के लिए अवेलेबल है। इसका एक बहुत बड़ा लोब एक्सियल के लिए अवेलेबल है, बहुत छोटा सा लोब इक्वेटोरियल के लिए अवेलेबल है। ये मैं भी आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों। ऐसा ही होता है, एक्सियल जो होता है ना, एक्सियल जो फेस होता है, एक्सियल फेस पर बहुत बहुत बड़ा पाई स्टार का लोब अवेलेबल होता है, मतलब पाई स्टार का एक बड़ा कोफिशिएंट, एक बड़ी कंसंट्रेशन एक्सियली अवेलेबल होती है ल्यूमो की बजाय इक्वेटोरियल पर अवेलेबिलिटी के। मतलब इक्वेटोरियल पर पाई स्टार थोड़ा सा अवेलेबल होता है, छोटा सा लोब पड़ा होता है यहाँ, तो यहाँ पे छोटा सा लोब पड़ा है, यहाँ बहुत बड़ा लोब पड़ा है पाई स्टार का, ल्यूमो का। ये कैसे आया, ये क्या हुआ, ये भी आपको देखना होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, आप इस चीज को दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं दोस्तों। जो यहाँ पर सीओ ल्यूमो है, सीओ जो ग्रुप है आपका कार्बोनिल ग्रुप, उसका जो पाई स्टार ल्यूमो है, इसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोनों फेसेस पर। एक्सियल फेस पर वो ज्यादा अवेलेबल होता है, वो पाई स्टार का एक बड़ा लोब एक्सियली अवेलेबल है, इक्वेटोरियल बहुत छोटा सा अवेलेबल होता है। ये कैसे हुआ, ये दो तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। दरअसल इंटरेक्शन होती है, किसकी इंटरेक्शन, सीसी सिग्मा की इंटरेक्शन होती है। बहुत बढ़िया, सीसी सिग्मा कौन सा, ये वाला, ये जो सीसी सिग्मा बोल रहा हूं वो ये वाला है, सीसी सिग्मा की सीओ के साथ। अच्छा, ये जो क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, तो इसके पाई के साथ, मतलब बॉन्डिंग, ये जो बॉन्डिंग बीएमओस, जो सिग्मा बीएमओस है वो पाई बीएमओस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और जो सिग्मा स्टार बीएमओ है, एबीएमओ है सॉरी, वो पाई स्टार एबीएमओ के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना ल्यूमो पाई स्टार का, वो दोनों फेजेस में अनइक्वल हो जाता है। चलिए मैं इसको दिखाता हूं। एक तो इस इंटरेक्शन से आप अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, पाई स्टार के डिस्टॉर्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो पाई स्टार ऑर्बिटल है वो डिस्टॉर्टेड है, वो एक्सियल पर ज्यादा अवेलेबल है, इक्वेटोरियल पर कम अवेलेबल है। इसको आप इस इंटरेक्शन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसको आप इस इंटरेक्शन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये दूसरी इंटरेक्शन कौन सी है, एक्सियल सीएच। ओ एक्सियल सीएच तो ये होगा ना, ये एक्सियल सीएच, एक्सियल यही तो होते हैं, ये एक्सियल सीएच सिग्मा, ये सिग्मा इंटरेक्ट कर ले इस पाई स्टार के साथ, ये सिग्मा पाई स्टार ल्यूमो के साथ इंटरेक्ट करके इस ल्यूमो के कोफिशिएंट को डिस्टॉर्ट कर ले, ल्यूमो के डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टॉर्ट कर दे। चलिए मैं दोनों आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं, आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। सबसे पहला मैंने जो फैक्टर एक्सप्लेन किया था वो था ईज ऑफ अप्रोच, कहां से आसानी से अप्रोच हो सकता है, इक्वेटोरियली या एक्सियली। मैंने दोनों आपको बताया, इक्वेटोरियल अगर आता है तो वहां पर टॉर्सनल स्ट्रेन होते हैं, एक्सियली अगर आता है तो वहां स्टेरिक स्ट्रेन होते हैं। मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन कर दिए, दोनों क्या होते हैं, दोनों बातें मैंने आपको बता दी। दूसरा जो फैक्टर था वो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है पाई स्टार की, जब न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट करने के लिए आएगा तो वो पाई स्टार ल्यूमो में देगा, लेकिन वो पाई स्टार ल्यूमो जहां ज्यादा होगा वहां से न्यूक्लियोफाइल का मुंह मारना, न्यूक्लियोफाइल का आना आसान होगा, वहां से न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच आसान हो जाएगी, वहां से न्यूक्लियोफाइल आना चाहेगा जहां पर पाई स्टार ज्यादा है, जहां पाई स्टार ल्यूमो ज्यादा पड़ा है। चलिए मैं बात करता हूं पहली इंटरेक्शन। इसमें पहली इंटरेक्शन सीसी सिग्मा बीएमओ इंटरेक्ट कर रहे हैं इस सीओ के पाई बीएमओ के साथ। मतलब ये जो सीओ पाई है, ये देखिए, ये यहाँ पे अपन देख लेते हैं, देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला, मेरी एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस वीडियो को आप थोड़ा रोक के चला लेना। ये क्या है, सीसी सिग्मा है, ये किसी ने आपको एक्सप्लेन की नहीं होंगी ये बात मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये सीसी सिग्मा है और यहाँ पर ये जो सीओ बना है, सीओ पाई जो बना हुआ है, पाई, तो ये क्या हो रहा है, सिग्मा और पाई, सिग्मा बीएमओ और पाई बीएमओ की इंटरेक्शन है। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये क्या है सर, सिग्मा सीसी है सर, ये क्या है सर, सिग्मा सीसी है सर, ये क्या है, ये सर पाई है, पाई सीओ है, बॉन्डिंग है, अरे बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है। समझ गए आपने बात? तो बॉन्डिंग वालों की इंटरेक्शन करिए आप बॉन्डिंग वालों की इंटरेक्शन करिए, बीएमओस की इंटरेक्शन करिए आप, बीएमओस की, सिग्मा बीएमओ की और पाई बीएमओ की, सिग्मा बीएमओ की और पाई बीएमओ की आप इंटरेक्शन करिए। जब आप इंटरेक्शन करेंगे तो फिर आपको एक स्टेबलाइज मिल जाएगा। अरे पाई बीएमओ है, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, सिग्मा सीसी का 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो जब आप इंटरेक्शन करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, इस तरह से बनेगा। आइए आपको मेरी बात समझ में।
आपको मेरी बातें समझ में आई? ये बन जाएगा, ये बन गया। अब आप दूसरी इंटरेक्शन क्या करेंगे? दूसरी इंटरेक्शन करेंगे एबीएमओस के बीच में, सिग्मा एबीएमओ, ये सिग्मा एबीएमओ है, सिग्मा स्टार एबीएमओ और पाई स्टार एबीएमओ, इनके बीच आप जब इंटरेक्शन करवाएंगे दोस्तों, तो अब क्या हो जाएगा? अब क्या होगा? ये तो इन दोनों का मैंने बना दिया। इसकी अगर बात करूं तो ये क्या है? ये हो जाएगा, पहले तो इस सीसी का आप सिग्मा स्टार ले लीजिए, तो सिग्मा स्टार कैसा होगा? ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा जी, ऐसा दिखेगा सिग्मा स्टार। अरे सिग्मा स्टार तो ऐसा ही दिखेगा ना, ये बड़ा लोब, ये छोटा लोब, ये बड़ा लोब, ये छोटा लोब, ये तो होता है सिग्मा स्टार। बोलो ना यार, ये सिग्मा स्टार ये होगा, ये होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ऐसे में जब आप इंटरेक्ट करवाएंगे तो पहला क्या होगा? पहला तो आप ये पहला इसके साथ बॉन्डिंग करना चाहेगा, ये इसके साथ ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन करना चाहेगा, जैसे इनके साथ किया था बॉन्डिंग, जैसे इसके साथ बॉन्डिंग किया था, फिर एंटी बॉन्डिंग करने लग गया था। बोलो ना यार, आया आपको समझ में? ये नीचे वाला ये वाला। तो फिर ऐसे में जब आप ये वाला इंटरेक्शन करवाएंगे तो यहां से भी आपको समझ में आ जाएगा। इस केस में जो आपको ल्यूमो मिलेगा, ल्यूमो पाई स्टार जो आपको मिलेगा, वो ल्यूमो आपको कहां मिलेगा? यहां पर, ओहो, एक्सियली मिलेगा, एक्सियल डायरेक्शन में आपको पाई स्टार ल्यूमो का बड़ा लोब मिलेगा, वो रहा ऊपर। आया आपको समझ में? ये सीसी सिग्मा स्टार जब पाई स्टार के साथ इंटरेक्ट करता है तो फिर ऐसे में जो नया जो आपको एमओ देखने को मिलेगा, इस नए एमओ का जो पाई स्टार ल्यूमो होगा वो एक्सियली ज्यादा होगा, एक्सियली ज्यादा अवेलेबल होगा, उसका कोफिशिएंट एक्सियली ज्यादा होगा, ऊपर दिख भी रहा है। समझ में आया आपको? इसलिए न्यूक्लियोफाइल कहता है कि भाई मैं तो ऊपर से आना पसंद करूंगा, क्योंकि ऊपर से ओवरलैप अच्छे हो पाते हैं। ऊपर से जो ल्यूमो अवेलेबल है, पाई स्टार ल्यूमो, वो बेहतरीन अवेलेबल है, वो एक बड़े अमाउंट में अवेलेबल है, उसका एक अच्छा खासा लोब अवेलेबल है ऊपर की तरफ से, इसलिए एक्सियली आना पसंद करते हैं। कौन? न्यूक्लियोफाइल। तो यहां से आपको समझ में आ गया डिस्टॉर्शन किस तरह से होती है, पाई स्टार ल्यूमो की, सीओ पाई स्टार ल्यूमो की डिस्टॉर्शन कैसे होती है। आप सिग्मा सीसी को इंटरेक्ट करा दीजिए पाई बीएमओ के साथ, सीओ पाई बीएमओ के साथ सिग्मा सीसी इंटरेक्ट करा दीजिए, और पाई स्टार एबीएमओ के साथ, पाई स्टार सीओ एबीएमओ के साथ आप सिग्मा स्टार सीसी इंटरेक्ट करा दीजिए, तो आपको मिल जाएगा, ये होगा ल्यूमो। दिस इज ल्यूमो। ये पहली इंटरेक्शन से आया। एक तरीका था ल्यूमो को एक्सप्लेन करने का, ल्यूमो की अवेलेबिलिटी को बताने का कि कैसे वो एक्सियली ज्यादा अवेलेबल हो जाती है। दूसरा जो तरीका है वो सिंपल क्या है, जो आपके पास एक्सियली, ये क्या है? C2 है, C6 है, C2 पर जो एक्सियली CH बॉन्ड अवेलेबल है, एक्सियली CH बॉन्ड जो अवेलेबल है, इसको ऐसे लिख देता हूं, ऐसे ये रहा, ये आया। अब आपको समझ में आएगा इसमें क्या है। ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ये क्या है? ये पाई स्टार है। तो अब आपको इंटरेक्ट क्या करवाना है? इंटरेक्ट कराना है इस CH सिग्मा को इंटरेक्ट कराना है पाई स्टार CO के साथ। ये मैंने लिखा भी हुआ है, सिग्मा CH को आपको इंटरेक्ट कराना है, इसको आपको इंटरेक्ट कराना है। अरे ये CH सिग्मा बॉन्ड है ना, अरे ये हाइड्रोजन है, और ये लोब है, ये कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो नीचे की तरफ पॉइंटेड है इस तरह से, और यहाँ नीचे हाइड्रोजन, यहाँ पर भी नीचे हाइड्रोजन है, और ये कार्बन का पॉइंटेड ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये सिग्मा बॉन्ड इंटरेक्ट कर रहे हैं इस पाई स्टार के साथ। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में पाई स्टार तो खाली होता है, ये तो खाली है, लेकिन यहाँ CH में बॉन्ड पड़े हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और ऐसे में जब ये इंटरेक्ट करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ जब ये पाई स्टार के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो फिर ऐसे में एक नया, फिर से नए एमओस तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है? ये इन फेज कॉम्बिनेशन हो जाएगी, इन फेज कॉम्बिनेशन। अरे ये इन फेज कॉम्बिनेशन है ना, ये इन फेज कॉम्बिनेशन है, ये तो ना के बराबर इंटरेक्शन होती है, इसको तो आप लेंगे नहीं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये तो इन फेज कॉम्बिनेशन हो गया। और अगर यहाँ पर आप बात करेंगे तो ये आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन हो गया, और आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन में यहाँ न्यूक्लियोफाइल आना पसंद नहीं करेगा, यहाँ से आना पसंद करेगा। फिर से इसने साबित कर दिया कि न्यूक्लियोफाइल बहुत आसानी से अप्रोच कर सकते हैं एक्सियली बजाय इक्वेटोरियली। इसीलिए ऐसा होता है कि बहुत से केसेस में जहां पर स्टेरिकली अनडिमांडिंग न्यूक्लियोफाइल्स हैं, तो वहां पर कई रीजंस हैं न्यूक्लियोफाइल के एक्सियली अप्रोच करने के।
आए आपको मेरी बातें समझ में? तो एक्सियली फिर अप्रोच क्यों कर रहा है? क्योंकि यहां से आएगा तो आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन में न्यूक्लियोफाइल को मजा नहीं आएगा, फिर से वो यहीं से आना पसंद करता है ताकि बढ़िया ओवरलैप हो जाए। समझ गए आपकी बात? तो यहां से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं पाई स्टार ल्यूमो की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका डिस्टॉर्शन, सो दैट इट इज मोर अवेलेबल एक्सियली। आया आपको? दो इंटरेक्शंस से मैंने आपको पाई स्टार ल्यूमो की अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझाया, कहां पर वो ज्यादा अवेलेबल होता है, वो एक्सियली ही ज्यादा अवेलेबल होता है। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, दोनों फैक्टर्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। पहला ईज ऑफ अप्रोच मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं, और दूसरा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप वहां ज्यादा होंगे जहां पर पाई स्टार ल्यूमो ज्यादा है और पाई स्टार ल्यूमो एक्सियली ज्यादा है। दोनों बातें आपको समझ में आ गई। अब तीसरी बात करते हैं, तीसरी बात नेचर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ओहो, जब अटैक होते हैं, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक कर लेता है, न्यूक्लियोफाइल जब आके कार्बोनिल पे जुड़ जाता है, न्यूक्लियोफाइल आके जब यहां पर अटैक कर देगा या यहां से जाके अटैक कर देगा, तो फिर जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना, उस ट्रांजिशन स्टेट का नेचर क्या होता है, बनने वाली ट्रांजिशन स्टेट्स कैसी होती हैं, चलिए इसकी और चर्चा करते हैं। चलिए इक्वेटोरियल अप्रोच करवाता हूं। इक्वेटोरियल अप्रोच में मैंने आपको बताया था इक्वेटोरियल अप्रोच में टॉर्सियोनल स्ट्रेन होते हैं। देखिए लिखा भी पहले लिख दिया है, समझदार आदमी पहले लिख देता है, समझदार है पहले ही लिख देता है, पहले ही लिख देता है। टॉर्सियोनल स्ट्रेन होते हैं जैसे नीचे से आता है, और अगर नीचे से आएगा टॉर्सियोनल स्ट्रेन होंगे। लगभग बनने वाला जो बॉन्ड है इंसिपेंट बॉन्ड, इंसिपेंट बॉन्ड, इंसिपेंट मतलब जो बन रहा है, जो प्रोसेस में है बनने के, इंसिपेंट बॉन्डिंग, जो इंसिपेंट बॉन्डिंग हो रही है। और ये जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, जो C2 है, C2 ये C2 है, C6 है, C3 है, C4 है, C5 है। तो जो C2 पर जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, उसके साथ ही क्या कर रहा है सर, उसके साथ ही तो टॉर्सियोनल स्ट्रेन कर रहा है। ये तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो फिर ऐसे में ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी ये पार्शियली इक्लिप्स्ड होगी। ओहो, और अगर यहां बात करूं ना दोस्तों, तो यहां पर जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो ट्रांजिशन स्टेट सिंपली क्या होता है, देखिए अगर यहां से अटैक करेगा, इक्वेटोरियल की बात करते हैं, अगर यहां से अटैक करेगा तो फिर ये जो ऑक्सीजन है, देखिए इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं, इसको और समझ लेते हैं, और बेहतर समझ लेते हैं, और बेहतर इसको समझ लेते हैं। ये आपने समझा भी होगा, ये आपने क्लासेस में समझा होगा, इसको जरूर मास्टर ने समझाएगा क्योंकि उसको आता भी यही है, वो यही एक्सप्लेन करने की कोशिश फिराक में भी रहते, उनको आता भी यही है। इससे पहले वाले दोनों उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किए होंगे, बीच वाला तो पक्का ही लिखा हुआ, सेकंड वाला जो मैंने अभी किया पाई स्टार ल्यूमो वाला, पाई स्टार ल्यूमो वाला नहीं करते वो एक्सप्लेन, और चौथा वाला भी जो कांसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा साइक्लिक इफेक्ट, वो भी वो नहीं करते, वो भी अपन एक्सप्लेन करेंगे, वो भी अपन सीखेंगे। दरअसल होता क्या है, जब यहां से अटैक करेगा ना इक्वेटोरियली, ऊपर वाले की बात कर रहा हूं, जहां पार्शियल इक्लिप्स की मैंने बात की, तो जहां इक्वेटोरियली अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, तो ऐसे में क्या होता है ना, और अब हम इसे और डिटेल्ड मैनर में समझेंगे कैसे क्या होता है, किस तरह से इक्वेटोरियल अटैक में इक्लिप्सिंग इंटरेक्शंस आती हैं और किस तरह से एक्सियल अटैक में स्ट्रैगर्ड ट्रांजिशन स्टेट बनती है। चलिए इसको बेहतरीन समझते हैं, वो मैंने मिटा दिया। चलिए हम नया खिला स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए जब भी कभी आप इस कॉन्फॉर्मेशन की बात करेंगे तो इस कॉन्फॉर्मेशन में क्या है, इस कॉन्फॉर्मेशन में ये हाइड्रोजन आपको इस CO के साथ इक्लिप्स्ड होता हुआ दिखेगा। इक्लिप्स्ड मतलब जैसे ये हाइड्रोजन है, ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, और ये पीछे क्या है, ये पीछे CO है। तो मतलब ये जो एंगल है ना, ये जो डाइहेड्रल एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये लगभग 4 डिग्री का होता है, और ऐसे में ये एक दूसरे को इक्लिप्स करते हैं। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो फिर ऐसे में अगर आप न्यूक्लियोफिलिक अटैक इक्वेटोरियल डायरेक्शन से करेंगे, अगर न्यूक्लियोफाइल इस CO को इक्वेटोरियली अटैक करेगा, तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जाहिर सी बात है, यहां पर ये वाला जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जैसे ही नया बॉन्ड बनेगा, जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल अपने लोन पेयर के साथ इस पाई स्टार ल्यूमो के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 की तरफ जाने लगेगी, टेट्राहेड्रल ये बनना चाहेगा, ये वाला कार्बन, इसमें पैरामिडलाइजेशन होने लगेगी। और ऐसे में क्या होगा दोस्तों, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा, ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा, और फिर ट्रांजिशन स्टेट में ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये CO पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल। और पैरेलल जब भी कभी दो बॉन्ड होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी दो बॉन्ड पैरेलल होंगे तो वहां टॉर्सियोनल स्ट्रेन होगी। तो दोस्तों जब भी कभी न्यूक्लियोफाइल इक्वेटोरियली अटैक करेगा ना, तो वहां पर ट्रांजिशन स्टेट में पैरेलल बॉन्ड हो जाएंगे,
जाएंगे, टॉर्सियोनल इक्लिप्सिंग स्ट्रेन जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी वजह से यहां से अगर आप आएंगे ना, यहां से अगर आप आएंगे तो यहां पर क्या हो रहा है, एक तो ये इनके साथ भी कर रहा है, इन हाइड्रोजन्स के साथ भी ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, इन हाइड्रोजन्स के साथ ये टॉर्सियोनल स्ट्रेन कर रहा है। और दूसरा, जैसे ही यहां पर ये बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, ये ऑक्सीजन ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होगा ना, तो इस हाइड्रोजन, इस इक्वेटोरियल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में भी टॉर्सियोनल स्ट्रेन जनरेट हो जाएंगे और इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट होगी। लेकिन क्या ऐसा ही होता है क्या, अगर मैं यहां से एक्सियली अटैक करवा लूं, अगर न्यूक्लियोफाइल यहां से आ जाए और अटैक करे इस 5 स्टार LUMO को, तो भी ऐसा होगा क्या? नहीं दोस्तों, तब ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से अटैक करने के लिए आएगा, एक्सियली अटैक करने के लिए आएगा, तो इस तरह से सिस्टम था, इस तरह से खेला था। ये आपका CO था, ये आपका इक्वेटोरियल हाइड्रोजन थे, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन ये वाले, और जैसे अटैक होगा तो ये CO नीचे जाएगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी, sp3 में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, पैरामिडलाइजेशन हो जाएगा, मिडलाइजेशन हो जाएगा कार्बन का, और ये वाला जो है ना, ये वाला CO जो है ये नीचे की तरफ जाने लगेगा और स्टैगर्ड ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। स्टैगर्ड, जो कि मैंने आपको दिखाया था, इसे पिछली वाली जो स्लाइड है उसमें मैंने आपको दिखाया था, स्टैगर्ड ट्रांजिशन स्टेट मिलती है जब एक्सियल अटैक होते हैं, और इक्वेटोरियल अटैक में पार्शियली इक्लिप्स्ड ट्रांजिशन स्टेट मिलती है। तो पार्शियली इक्लिप्स तो बहुत अनस्टेबल है, नहीं बनना चाहेगी, बहुत धीरे बनेगी, तो फिर ऐसे में ये वाले जो अटैक है ना, एक्सियल अटैक, ये फेवरेबल है, ये फेवरेबल है, इनका होना आसान है, ये होना चाहिए बजाय इक्वेटोरियल अटैक के। अब आपको समझ में आ गया होगा ट्रांजिशन स्टेट का नेचर। ट्रांजिशन स्टेट का नेचर स्टैगर्ड होता है एक्सियल अटैक में और इक्वेटोरियल अटैक में पार्शियली इक्लिप्स्ड होता है। तो कौन सा बनना चाहेगा सर? एक्सियली आना चाहेगा सर, एक्सियली। समझ गए आपने बात? चलते हैं अगला ये तीसरा फैक्टर था, नेचर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। नेचर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बताता है कि हमेशा जो अटैक होंगे वो वेलकम होंगे एक्सियल डायरेक्शन से बजाय इक्वेटोरियल डायरेक्शन के। समझ में आ गया आपको? चलिए चौथे इफेक्ट की बात करते हैं, और ये अपने आप में कमाल है, ये किसी भी मास्टर ने आपको नहीं सिखाया होगा, नहीं बताया होगा। चलिए आज मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैंने LUMO का कोएफिशिएंट बताया था, LUMO का सेकंड वाला फैक्टर एक्सप्लेन किया था। अरे पहले वाला फैक्टर तो दुनिया ही एक्सप्लेन करती है, और ये तीसरे वाला भी दुनिया एक्सप्लेन कर देती है, लेकिन दूसरे वाला फैक्टर डिस्टॉर्शन ऑफ पाई स्टार LUMO, जिसकी वजह से एक्सियल जो आपका होता है, एक्सियल, ये वाला एक्सियल, इस वाले प्लेन में ज्यादा कोएफिशिएंट होता है पाई स्टार LUMO का। वो मैंने आपको 2 इंटरेक्शन से एक्सप्लेन किया था, उसका डिस्टॉर्शन बताया था, उसका डिफरेंशिएशन बताया था, डिफरेंशिएशन इन अवेलेबिलिटी ऑफ पाई स्टार LUMO, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब मैं चौथा जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो कि है साइक्लिक इफेक्ट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट में। चलिए देखते हैं ये क्या है। सिंपली कुछ नहीं करना है। देखिए, जब भी कभी न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, न्यूक्लियोफाइल जब एक्सियली अप्रोच करता है तो इस तरह से अप्रोच करेगा। ये आपका नया बनता हुआ बॉन्ड है, न्यू बॉन्ड, इट इज न्यू सिग्मा बॉन्ड। बोलो ना यार, ये नया सिग्मा बॉन्ड है, न्यू सिग्मा बॉन्ड, ये नया सिग्मा बॉन्ड है। और दुनिया में जब भी कभी सिग्मा बॉन्ड बनते हैं तो सिग्मा स्टार भी बनते हैं। तो अगर यहां सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, आने वाले न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में अगर नया सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग सिग्मा स्टार भी बनेगा, और वो सिग्मा स्टार ऐसा दिखता होगा। इसे आप न्यू बॉन्ड इन प्रोसेस बोल सकते हैं, न्यू सिग्मा बॉन्ड इन प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग, जिसे आप इंसिपेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, इंसिपेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। तो फिर ऐसे में क्या होगा, ये जो इंसिपेंट बॉन्ड है, इसका अगर मैं सिग्मा स्टार देखूं तो इसका सिग्मा स्टार ये इसका सिग्मा स्टार है, ये इसका सिग्मा स्टार है, और इसका सिग्मा स्टार दरअसल स्टेबिलिटी अर्न करता है, सिग्मा स्टार है तो खाली है, और ये स्टेबिलिटी अर्न करेगा कहां से सर? उन बॉन्डों से जो भरे हुए हैं, उन बॉन्डों से इंटरैक्ट करके जो भरे हुए हैं। ये भरा हुआ है, भरा हुआ सिग्मा CH है, और ये क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल की डायरेक्शन से, न्यूक्लियोफाइल यहां से ऐसे आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल ये आ रहा है, और ये जो CH है एक्सियल CH, ये क्या है? C2 पर है, C6 पर है। ये जो एक्सियल CH है और न्यूक्लियोफाइल है, ये आपस में एंटी पेरिप्लेनर है, एंटी पेरिप्लेनर इफेक्ट, इसलिए मैं इसे एंटी पेरिप्लेनर भी बोल रहा हूं। तो तुम बोलोगे सर यहां एंटी पेरिप्लेनर है, तो यहां पर भी तो एंटी पेरिप्लेनर ही है, लेकिन यहां एंटी पेरिप्लेनर कौन है? ये वाले एंटी पेरिप्लेनर है, सिग्मा CC एंटी पेरिप्लेनर है, सिग्मा CCR एंटी पेरिप्लेनर टू इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है? ये इक्वेटोरियल अप्रोच है न्यूक्लियोफाइल की। तो यहां पर भी क्या है? यहां पर भी एक नया बॉन्ड बन रहा है, उस नए सिग्मा बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग एक सिग्मा स्टार होगा, और उस सिग्मा स्टार के लोग ऐसे दिखेंगे, और उस सिग्मा स्टार को भी स्टेबिलिटी दी जा सकती है इन रिंग CC सिग्मा बॉन्ड से।
दी जा सकती है, बिल्कुल दी जा सकती है। तो यहां पर CH दे सकते हैं स्टेबिलिटी, यहां पर CC बॉन्ड दे सकते हैं। तो आप प्रोफेसर अंतर क्या है, दोनों ही तो स्टेबलाइज हो रहे हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट भी स्टेबलाइज हो रही है, वो भी स्टेबलाइज हो रही है, तो अंतर कहां है, अंतर है ना भाई। अब आपको ये देखना है कि कौन बेहतर दे सकता है, CH बॉन्ड ज्यादा बेहतर डोनर है या फिर CC बॉन्ड ज्यादा बेहतर डोनर है, आपको यही देखना था। और दोस्तों यहां पर कमाल ये है, यहां पर स्ट्रक्चरल और स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंस ये कहते हैं जो कि आपकी कंट्रेरी है, जो कि आपके एक्सपेक्ट करते हैं, सर हम एक्सपेक्ट करते हैं जहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं ना वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो 3 डिग्री, इसीलिए 3 डिग्री ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है 2 डिग्री से, फिर 1 डिग्री से, हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहां पर भी ट्रेंड ये होना चाहिए कि यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर रखता होगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी रखता है, ये ज्यादा अच्छे से दे देगा। लेकिन दोस्तों यहां पर ऐसा नहीं है, इन केसेस में ऐसा नहीं होता है, या ये वाले जो साइक्लोहेक्सेनोन जो टाइप के सिस्टम होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, उनमें CH बेटर डोनर होते हैं CC के कंपैरिजन में। ऐसा ही स्ट्रक्चरल और स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंस कहते भी हैं, ये सॉल्वेशन इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है। समझ गए आप मेरी बात, क्योंकि ये वाली जो बातें हैं ना ये गैसेस फेज में होती हैं, गैसेस में, गैसेस, लेकिन ये सिस्टम तो गैसेस में नहीं है, ये तो पानी में हो रहे हैं या फिर सॉल्वेंट में हो रहे हैं। तो ऐसे में सॉल्वेशन इफेक्ट इनकी डोनेटिंग पावर को बदल सकता है और इसको जिता सकता है, और ऐसे में ये जीत जाता है। और अगर ये जीत जाएगा तो ये ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, ये वाले घटिया डोनर होंगे ये बेहतरीन स्टेबलाइज कर लेंगे सिग्मा स्टार को, और ऐसे में ये वाली ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी बजाय उसके। और अगर ये ज्यादा स्टेबल है साइक्लिक इफेक्ट से, साइक्लिक हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट से, तो फिर दोस्तों यही बनना चाहेगी, ये आसानी से बन जाएगी, और फिर से न्यूक्लियोफाइल के एक्सियल अटैक वेलकम्ड होंगे, फेवरेबल होंगे, प्रेफरेंशियल होंगे, इजियर होंगे। समझ गए आप मेरी बात। ट्रांजिशन स्टेट का नेचर तो अपन ने देखा ही, ट्रांजिशन स्टेट के नेचर भी न्यूक्लियोफिलिक एक्सियल अटैक को फेवर करते हैं, और अब ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी भी साइक्लिक हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट से फिर से एक्सियल अटैक को फेवर कर रही है। ओहो आया मजा। ये एक नया इफेक्ट था जो आपने देखा होगा, जो आपने पहली बार पढ़ा होगा। आया आपको समझ में, ये भी दे रहा है लेकिन ये बेहतरीन दे रहा है, जो बेहतरीन देता है वो जिता देता है, वो ट्रांजिशन स्टेट को ज्यादा स्टेबलाइज करता है, रिएक्शन को फास्ट बना देता है। समझ गए आप मेरी बात। तो ये था चौथा फैक्टर, मैंने चारों फैक्टर सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए। मैं दोबारा बोल देता हूं, चारों फैक्टर्स को दोबारा बोल देता हूं, ये तो अपन करेंगे, दोबारा बोल देता हूं। पहला फैक्टर जो था, सबसे पहला वाला जो फैक्टर था ईज ऑफ अप्रोच, ये मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया था, कौन कितनी आसानी से, मतलब ये जो कार्बोनिल फेज था इसके कौन से फेज से आसानी से अप्रोच किया जा सकता है, ईज ऑफ अप्रोच मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। वहां पर भी क्या हुआ था, वहां पर लेकिन स्टेरिक स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट आ रहे थे और यहां से टॉर्सियोनल स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट आ रहे थे, और मैंने आपको दोनों चीजें एक्सप्लेन की थी, वैन डर वाल रेडियस से अवेलेबल वॉल्यूम और रिक्वायर्ड वॉल्यूम, बोलो यार आया आपको। और दूसरा क्या है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप विद ओवरलैप ऑफ किसका ओवरलैप, न्यूक्लियोफाइल का ओवरलैप, हाइड्राइड का ओवरलैप किसके साथ, विद पाई स्टार ल्यूनो। तो इसके लिए आपको वो लोग भी तो देखना पड़ेगा ना, लोग ज्यादा कहां अवेलेबल है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया। तीसरा नेचर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट आपके सामने एक्सप्लेन कर ही दिया है, अभी किया है। और चौथा स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, बेहतरीन। ये चारों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी कभी आप साइक्लोहेक्सेनॉन टाइप सिस्टम्स की स्टीरियो सेलेक्टिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस की बात करते हैं। आया आपको समझ में। चलते हैं दोस्तों, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ लेना। अब लास्ट कॉन्सेप्ट ये वाला जो था, अब ये तो ये हो जाएगा कि नहीं होगा, ये भी बहुत आसान है, अब तो हो ही जाएगा। x का मैंने नेचर बदल दिया था, एक बार मैंने x में आपको कहा था कि x में ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग OMe लगा हुआ है, OMe, और एक बार लगा हुआ है ये वाला, एक बार लगा हुआ है ये वाला नाइट्रो लगा दे तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो भी डाइस्टीरियो सेलेक्टिविटी बदल जाती है, डाइस्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस ये होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इनमें ऐसा क्यों हो रहा है सर, जरूर साइक्लिक इफेक्ट ही कुछ खेल रहा है, यही जो है ना, ये जो आपने नया आज बोला है, यही कुछ कर रहा है, यही है असली जो डिफरेंस की वजह बना है ना, वो यही है, असली यही है, इसी की वजह से कुछ हो रहा है।
चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले तो साइक्लिक इफेक्ट मैंने आपको वहां पर एक्सप्लेन कर दिया, वहां पर वो क्या था, सिंपल आपको कुछ नहीं करना था। जो बनने वाला सिग्मा स्टार है, बनने वाला जो सिग्मा स्टार है, बनने वाला जो सिग्मा स्टार है, ये जो बनने वाला सिग्मा स्टार है, ये स्टेबिलिटी अर्न करता है इस सिग्मा से। बनने वाला जो सिग्मा स्टार है वो सिग्मा से स्टेबिलिटी अर्न करता है, सिग्मा CH से स्टेबिलिटी अर्न करता है, यही था। यहां पर क्या है, जो बनने वाला सिग्मा स्टार है, बनने वाला सिग्मा स्टार है वो स्टेबिलिटी अर्न करता है सिग्मा CC से। लेकिन इसमें कमाल की बात क्या थी, दोनों एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए, मतलब न्यूक्लियोफाइल आने वाला न्यूक्लियोफाइल और जो स्टेबलाइजिंग सिग्मा ऑर्बिटल है दोनों क्या होने चाहिए, एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन रिचनेस की मैंने बात की थी, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं इसीलिए ये फेवरेबल होते हैं, आसानी से दे देते हैं, ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं ट्रांजिशन स्टेट को। तो इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड के एंटी पेरिप्लेनर न्यूक्लियोफाइल आता है, इसी को आप साइक्लिक इफेक्ट बोलते हैं। मैं दोबारा बोल देता हूं, दोबारा बोलता हूं, सुनो, ओए सुन लो, क्या दोबारा बोलता हूं। जो इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन रिच सिग्मा बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड, आप उससे पूछ सकते हैं सर हाइड्राइड तो है ना, हाइड्राइड तो ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, और हाइड्राइड ऐसे भी आ सकता है, दोनों तरह से आ सकता है। तो हाइड्राइड आएगा कहां से, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल तो है, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा कहां से, इसे कंट्रोल या गवर्न करता है साइक्लिक इफेक्ट। और साइक्लिक इफेक्ट कहता है कि न्यूक्लियोफाइल वहां से आएगा, वहां से आएगा जिसके अगेंस्ट, इस डायरेक्शन से आया तो इसके अगेंस्ट जो बॉन्ड है ना वो इलेक्ट्रॉन रिच होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होने चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड होंगे ना उनके जस्ट एंटी पेरिप्लेनर न्यूक्लियोफाइल आता है CO पाई स्टार पर अटैक करने के लिए। आया आपको मेरी बात समझ में? मैं दोबारा बोल देता हूं, न्यूक्लियोफाइल कहां से आएगा, द ट्रेजेक्टरी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज डिसाइडेड बाय द अपोजिट इलेक्ट्रॉन रिच सिग्मा बॉन्ड्स। इस तरह से न्यूक्लियोफाइल आए कि उसके अपोजिट में जो सिग्मा बॉन्ड हो वो इलेक्ट्रॉन रिच हो, रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच हो। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, अब तो ये हो जाएगा, अब तो आपको कुछ नहीं करना। चलिए इसे और आसान बना देता हूं। सिंपली आप क्या करिए, आप एडामेंटेन टाइप का ये जो सिस्टम है आप इसे ड्रॉ कर लीजिए। मैं बता देता हूं एंटी पेरिप्लेनरिटी क्या होती है। जब नीचे से आ रहा है या ऊपर से आ रहा है तो ये एंटी पेरिप्लेनरिटी किसे बता रही है, क्या है ये। चलिए अगर मान लीजिए हाइड्राइड यहां से आ रहा है, यहां से अगर हाइड्राइड अटैक कर रहा है, या फिर अगर हाइड्राइड यहां से अटैक कर रहा है, तो एंटी पेरिप्लेनरिटी में क्या कह रहा हूं, कौन से बॉन्ड होंगे। अब यहां तो CH रहा नहीं, यहां तो CH रहा नहीं, ये वाला है, ये तो क्या है, ये इक्विटोरियल पर ही है, और इक्विटोरियल आपको कभी लेने नहीं है, आपको हमेशा एक्सियल CH ही लेने हैं, क्योंकि एक्सियल CH ही आने वाले न्यूक्लियोफाइल के एंटी पेरिप्लेनर होते हैं। तो इसलिए यहाँ वो वाला CH बॉन्ड का एंटी पेरिप्लेनर, ये तो मामला खत्म हो गया। अब एंटी पेरिप्लेनर कौन हो सकते हैं, यहाँ पर आते हुए न्यूक्लियोफाइल के एंटी पेरिप्लेनर कौन हो सकते हैं, सर केवल सिग्मा CC हो सकते हैं। कौन से होंगे वो, चलिए मैं बात करता हूं। अब एक एक केस की बात करते हैं। मान लीजिए अटैक यहां से हो रहा है, यहां से अटैक हो रहा है, तो अगर न्यूक्लियोफाइल ऐसे आता है, अगर न्यूक्लियोफाइल ऐसे आया, इस तरह से आया, इस तरह से अपने लोब को लेकर आया, तो फिर इसके एंटी पेरिप्लेनर बॉन्ड कौन सा होगा, ये वाला सिग्मा, ये बनने वाला इंसिपेंट सिग्मा बॉन्ड होगा, और ये एंटी पेरिप्लेनर CC सिग्मा बॉन्ड होगा। आपको मेरी बात समझ में आई? तो अगर अटैक यहां से होते हैं तो फिर ये वाला एंटी पेरिप्लेनर बॉन्ड होगा, और अगर अटैक यहां से हो गए, मान लीजिए अटैक यहां से हो गए, यहां से अटैक कर दिया मैंने, नीचे से अगर मैंने अटैक कर दिया, तो फिर नीचे से अगर आप अटैक करेंगे तो एंटी पेरिप्लेनर बॉन्ड कौन से होंगे, ये वाले होंगे जी। अरे ये वाले होंगे जी, ये वाले, इसको इस पेन से लिख देता हूं, ये वाले होंगे जी, ये वाले होंगे। इसके इस न्यूक्लियोफाइल के एंटी पेरिप्लेनर यही होगा ना यार। अरे जो 180 होते हैं इनके, अरे ये इसके 180 हो गया, ये इसके 180 डिग्री हो गया, और ये इसके 180 डिग्री हो गया। तो एंटी पेरिप्लेनर आपको समझ में आ गया होगा। अगर हाइड्राइड डिलीवरी ऐसे हो तो फिर इस सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन रिच होना बहुत जरूरी है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है इसके कंपैरिजन में, तो अटैक यहां से बुलाएगा, अट्रैक्ट करेगा, अटैक यहां से इनवाइट करेगा। अब आपको क्या देखना है, केवल एडामेंटेनॉन सिस्टम्स में अटैक यहां से होंगे या फिर यहां से होंगे। आपको क्या देखना है, साइक्लिक इफेक्ट देखना है, और साइक्लिक इफेक्ट में आपको जस्ट कंपेयर करना है इन दोनों, ये वाला जो CC है और ये जो
ऊपर वाला सीसी है, इन दोनों की रिलेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ही कंपेयर करना है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं करना। समझ गए? अगर आपको समझ में आ जाता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन रिच ज्यादा है तो फिर यहां से अटैक होंगे, और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच ज्यादा है तो फिर यहां से अटैक होंगे। बस आपको यही देखना था, सिंपली आपको यही देखना है। आया आपको समझ में? सिंपली आपको ये देखना है। तो अब आप दोनों ही वो जो क्वेश्चन दिए हुए थे, इसमें मैंने x को बदल दिया था, एक बार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा दिया था और एक बार इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा दिया था। बस आपको अब ये दोनों ही लगा के देख लेने थे, हो जाएगा सवाल, तो वो सवाल हो ही जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं कर देता हूं आपके सामने, कर भी देता हूं आपके सामने। लीजिए, ये क्लास काफी लंबी हो गई है, बस जल्दी से इसे खत्म करता हूं। लीजिए, मान लीजिए यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ये है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं दोनों बॉन्ड्स को देखूं, हमें कौन से बॉन्ड चेक करने, एक तो ये वाला चेक करना है, एक तो ये वाला चेक करना है, और एक ये वाला चेक करना है, ये वाला दोनों ही चेक करने हैं। ये वाला ऊपर वाला चेक करना है और ये वाला चेक करना है, दोनों ही अपने को चेक करने हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, तो फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा। तो किसको इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा, जो ज्यादा पास होगा। अरे अगर ये अपने प्लस आई इफेक्ट से अगर इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है तो किसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा, जो ज्यादा पास होगा, क्योंकि ये तो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। तो जो पास होंगे उन्हें ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा। मतलब रिलेटिवली अगर इन दोनों को देखा जाए, इनको अगर देखा जाए, इन दोनों को देखा जाए तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, मोर इलेक्ट्रॉन रिच, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच ही होगा। तो ये इनवाइट करेगा यहां से हाइड्राइड डिलीवरी को, और अगर हाइड्राइड डिलीवरी यहां से होगी तो ये O नीचे चला जाएगा, और अगर O नीचे चला जाएगा तो फिर ये बनेगा क्या, बनेगा कुछ इस तरह का सिस्टम, इस तरह का सिस्टम बनेगा। OH नीचे होगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी नीचे होगा, और ये दोनों आपस में सिन होंगे, सिन एल्कोहल आपको मिलेंगे। और इसी तरह से अगर यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, तो फिर ऐसे में ये भी क्या है, ये भी अपने माइनस आई इफेक्ट से, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट से इनको ज्यादा डेफिशिएंट कर देगा, क्योंकि ये ज्यादा पास हैं उस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के, तो ये ज्यादा डेफिशिएंट हो जाएंगे। ये रिलेटिवली मोर रिच हो जाएंगे, और मोर रिच होंगे तो साइक्लिक इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियोफाइल यहां से अप्रोच करेगा, और न्यूक्लियोफाइल अगर यहां से अप्रोच करेगा तो वो ऊपर चला जाएगा, OH ऊपर हो जाएगा। तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में मैं दोनों का ही आपको प्रोडक्ट लिख देता हूं दोस्तों, दोनों का ही प्रोडक्ट लिख देता हूं। दैट्स इट इज माय लास्ट कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की बात करें तो यहां पर ये हो जाता था, यहां पर ये हो जाता था। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की बात करेंगे, तो OH ऊपर चला जाएगा, H नीचे रह जाएगा, और कमाल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये क्या बनेगा, ये आपस में क्या है, ट्रांस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ट्रांस, और ये बनेगा सिन बन जाएगा, सिन। आ गया आपको समझ में? सो दोस्तों यही खेल था, इट इज द ओनली खेल, यही खेल था जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। वो 4 फैक्टर्स अपने आप में काफी कमाल थे, और ये साइक्लिक इफेक्ट अपने आप में बहुत जानदार था। चलिए और बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ मैं आपको जल्द ही मिलूंगा। प्लीज आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ये अपने आप में जानदार कॉन्सेप्ट है जो आपने जरूर नहीं पढ़ा होगा। सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।